सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, कब एजेंसी क्रिएट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी 5 मोड से होते हैं, 5 तरीके से। फर्स्ट में होता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट, सेकंड इम्प्लाइड, फिर एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, फिर एजेंसी बाय एस्टॉपल, फिर एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो आज हम लोग ये पांचों को कवर करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट, एक्सप्रेस अथॉरिटी, सेक्शन 186 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका मतलब होता है अथॉरिटी एक्सप्रेस तब होता है जब प्रिंसिपल एजेंट को क्लियर वर्ड्स में अथॉरिटी देता है, या तो रिटन वर्ड्स में या तो स्पोकन वर्ड्स में। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी को लेटर लिखता है कि यू आर ऑथराइज टू सेल माई कार फॉर नॉट लेस देन 2 लाख रुपीज़। ये एक्सप्रेस रिटन अथॉरिटी है। ए वर्बली बी से कहता है मेरे लिए 50 बैग्स का सीमेंट के ले आओ, तो ये एक्सप्रेस ओरल अथॉरिटी है। सेकेंड, इम्प्लाइड अथॉरिटी, सेक्शन 187। अथॉरिटी इम्प्लाइड तब होती है जब प्रिंसिपल ने एक्सप्रेस अथॉरिटी यानी लिखकर या बोलकर अथॉरिटी नहीं दी होती है, पर अथॉरिटी इन्फर होती है। कैसे? पार्टीज के कंडक्ट से, सर्कमस्टांसेस से, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस से। फर्स्ट एग्जाम्पल, अथॉरिटी ऑफ अ मैनेजर। ए ने बी को अपने शॉप का मैनेजर बनाया। इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंडर बी ये सब कर सकता है। स्टाफ हायर करना, स्टॉक बाय करना, गुड्स सेल करना, पेमेंट्स कलेक्ट करना, इवन दो ए ने एक्सप्रेसली ये नहीं बोला हो। मैनेजर की पोजीशन से ही ये इम्प्लाइड हो जाता है कि हाँ, ये सब काम करना है आपको। सेकेंड एग्जाम्पल, इम्प्लाइड अथॉरिटी फ्रॉम पास्ट डीलिंग्स। ये बता रहा है कि कैसे पास्ट डीलिंग से इम्प्लाइड अथॉरिटी क्रिएट हो जाता है। ए रेगुलरली बी को क्रेडिट पर गुड्स परचेस करने देता था अपने लिए। बी फिर से क्रेडिट पर गुड्स लेता है, तो पास्ट कंडक्ट के बेसिस पर इम्प्लाइड अथॉरिटी क्रिएट हो जाती है। थर्ड, एजेंसी बाय इस्टॉपल, सेक्शन 237। एजेंसी बाय इस्टॉपल तब अराइज होती है जब प्रिंसिपल के कंडक्ट की वजह से थर्ड पार्टी को लगता है कि कोई पर्सन उसका एजेंट है, भले ही एक्चुअल अथॉरिटी ना हो, और प्रिंसिपल भी बाद में उसको डिनाई नहीं कर सकता। इसके अंदर 2 सिचुएशंस अराइज होती है। पहला तो यही होता है एजेंसी बाय इस्टॉपल, अगर प्रिंसिपल के वर्ड्स या एक्शन से थर्ड पार्टी को बिलीव हो जाता है कि कोई एजेंट है उसका और थर्ड पर्सन उसके बेसिस पर एक्ट करता है, तो प्रिंसिपल एजेंसी डिनाई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, ए बी को दूसरों के सामने अपने एजेंट की तरह एक्ट करने देता है। सी बी के साथ डील करता है थिंकिंग कि बी इज एजेंट, तो ए बाद में नहीं कह सकता कि बी मेरा एजेंट नहीं है। ये हो गई एजेंसी बाय इस्टॉपल। सेकंड में आता है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। ये इस्टॉपल जैसा ही होता है, पर यहाँ प्रिंसिपल नोइंगली किसी पर्सन को एजेंट की तरह बार बार एक्ट करने देता है और कभी ऑब्जेक्ट नहीं करता। एग्जाम्पल, ए रेगुलरली बी को कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करने देता है, तो एक न्यू कस्टमर सी बी को पेमेंट दे देता है थिंकिंग ही इज एजेंट, तो ए डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि उसने बी को हेल्ड आउट किया हुआ था पहले से ही। नाउ अब आता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, सेक्शन 196 टू 200। रेटिफिकेशन का मतलब प्रिंसिपल किसी अनऑथराइज्ड एक्ट को लेटर अप्रूव कर देता है। अप्रूवल मिलते ही एक्ट वैलिड फ्रॉम द बिगनिंग हो जाता है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आ जाता है। सेक्शन 196, इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन। अगर कोई पर्सन बिना अथॉरिटी के कोई एक्ट करता है तो प्रिंसिपल उस एक्ट को रेटिफाई कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, या डिसोन कर सकता है, या फिर नहीं अप्रूव कर सकता है, डिसअप्रूव कर सकता है। जैसे रेटिफाई कर दिया तो एक्ट वैलिड हो जाता है एज इफ अथॉरिटी पहले से दी हुई थी। एग्जाम्पल, ए बिना अथॉरिटी के बी के नाम पर गुड्स खरीद लेता है। बी बाद में अप्रूव कर देता है, रेटिफाई कर देता है कि हाँ ठीक है, बी एक्ट से बाउंड हो जाता है जैसे पहले से ही उसको अथॉरिटी दी गई हो। अब हम लोग देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन। फर्स्ट, रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, सेक्शन 197। रेटिफिकेशन जो है या तो वो एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल, एक्सप्रेस का एग्जाम्पल, बी जो है वो ए को लिखता है कि आई अप्रूव योर एक्ट, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेस अथॉरिटी। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी का एग्जाम्पल,
ए एक्सेप्ट करता है गुड्स को जो उसने बी परचेज किया हो विदाउट अथॉरिटी। सेकेंड एसेंशियल, नॉलेज ऑफ मटेरियल फैक्ट्स इज नेसेसरी, सेक्शन 198। प्रिंसिपल को पूरे मटेरियल फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, ए ने डैमेज गुड्स बी के लिए पर डैमेज फैक्ट्स छुपा देता है, बी बिना जाने रेटिफाई कर देता है, अप्रूव कर देता है गुड्स को। ये जो रेटिफिकेशन है ये इनवैलिड होगा क्योंकि ए ने मटेरियल फैक्ट जो गुड्स डैमेज है उसके बारे में बी को बताया ही नहीं। थर्ड, प्रिंसिपल कैन नॉट रेटिफाई बेनिफिशियल पार्ट ओनली, सेक्शन 199। प्रिंसिपल सिर्फ बेनिफिशियल पार्ट रेटिफाई नहीं कर सकता, उसको पूरा ट्रांजैक्शन रेटिफाई करना होगा। एग्जाम्पल, ए बिना अथॉरिटी के गुड्स खरीदता है प्लस ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, तो बी जो है वो सिर्फ गुड्स का परचेज रेटिफाई नहीं कर सकता, उसको ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसका भी करना पड़ेगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई करना पड़ेगा या तो फिर रिजेक्ट करो। फोर्थ, रेटिफिकेशन मस्ट नॉट इंजर थर्ड पर्सन, सेक्शन 200। रेटिफिकेशन से किसी थर्ड पर्सन को इंजरी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, सी अनऑथराइज्ड नोटिस देता है लीज टर्मिनेट करने का, बी इस नोटिस को रेटिफाई नहीं कर सकता क्योंकि ये ए को हार्म करेगा, तो ये इनवैलिड है। फिफ्थ, मस्ट बी डन विद इन रीजनेबल टाइम, रेटिफिकेशन रीजनेबल टाइम के अंदर ही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, ए बिना अथॉरिटी के बी के लिए शेयर्स खरीदता है और मार्केट प्राइस जब 6 महीने बाद बढ़ता है तो बी जो है वो वेट करता है 6 महीने तक और बाद में उसे ट्राई करता है कि रेटिफाई करने का, अप्रूव करने का, तो अब ये नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत लेट हो चुका है। सिक्स्थ, रेटिफिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड, रेटिफिकेशन जो होता है वो कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, थर्ड पार्टी को बताना पड़ता है कि रेटिफाई किया है मैंने एजेंट्स का एक्ट। सेवेंथ, एक्ट शुड बी लॉफुल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग रेटिफाइड, एक्ट लॉफुल होना चाहिए, इलीगल एक्ट रेटिफाई नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल, ए ने बिना अथॉरिटी बी के नाम पर चेक इशू किया, चेक इशू फ्रॉड है और इलीगल भी है, तो बी उसको रेटिफाई नहीं कर सकता। अब आते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी पे। फिफ्थ है एजेंसी बाय नेसेसिटी, ये तब होता है जब किसी पर्सन को दूसरे की प्रॉपर्टी दी गई हो, इमरजेंसी आ जाए या ओनर से कॉन्टैक्ट पॉसिबल ना हो या पर्सन गुड फेथ में प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करे। जैसे एग्जांपल, ए हॉर्स रेलवे से भेजता है, डेस्टिनेशन पर कोई रिसीव नहीं करता, तो रेलवे हॉर्स को फीड करता है टू सेव इट्स लाइफ, रेलवे एजेंट ऑफ नेसेसिटी बन जाता है, ए को खर्चा देना पड़ेगा रेलवे को जितना भी उनने खर्चा किया है हॉर्स पे। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी के अंदर आता है कि वाइफ एज एजेंट ऑफ हस्बैंड, जब हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं तो वाइफ को इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि हाउस होल्ड नेसेसिटीज हस्बैंड के क्रेडिट पर खरीदने की। एग्जाम्पल, वाइफ ग्रॉसरी फूड्स मेडिसिन क्रेडिट पर लेती है तो हस्बैंड ही पे करेगा ना, ऑफ कोर्स हस्बैंड लायबल नहीं होगा अगर वो प्रूव करे ये सब बातें। उसने शॉपकीपर को वार्न किया था कि क्रेडिट ना देने के लिए। सेकंड, उसने वाइफ को एक्सप्रेसली मना किया था कि क्रेडिट यूज़ करने से। थर्ड, उसने वाइफ को नेसेसरी आइटम्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था। फोर्थ, उसने सफिशिएंट अलाउंस दिया था। एग्जाम्पल, हस्बैंड 20,000 मंथली ग्रॉसरीज के लिए देता है और वाइफ अननेसेसरी एक्सपेंसिव गुड्स पर क्रेडिट पर ले लेती है, तो हस्बैंड लायबल नहीं होगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।